बरसरे इक़्तिदार आकर जब पहली बार इस बाग में आया, उसने इस बाग को देखा, लेकिन उसने इस बात पे सख्त एतराज़ किया कि इतने खूबसूरत बाग का नाम शालामार बाग हो। बगौल उसके शालामार एक पंजाबी का एक लफ्ज़ है। शाला के माने अल्लाह और मार के माने ऐसी चीज़ जिस पे अल्लाह की लानत हो। उसने कहा कि ये नाम इस बाग के लिए किसी सूरत भी मुनासिब नहीं, लिहाजा उसने इस बाग का नाम बदलकर शहरा बाग या गार्डन ऑफ द बिलवेड रख दिया। उसके दौर में ये बाग इसी नाम से पुकारा जाता रहा, लेकिन उसका इक़्तिदार ख़त्म होते ही ये बाग एक बार फिर शालामार बाग बन गया। ये इमारत जो देख रहे हैं ये आरामगाह की इमारत है और ये उसका जनूबी हिस्सा है। यही हमारा आज का मौजू है। ये इमारत फराबख्श को अनायत बाग और अंगूरी बाग से मिलाती थी। आज बदकिस्मती से अंगूरी बाग और अनायत बाग के कट जाने से ये शालामार का आखिरी या जनूबी हिस्सा है। ये तमाम की तमाम इमारत आरामगाह कहलाती है और दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा ये बरामदा है और दूसरा हिस्सा ये जो पीछे कमरे आप देख रहे हैं वो है। कमरे इस तरह डिवाइड किए गए हैं कि बीच में एक बड़ा कमरा है जिसे आप स्लीपिंग चैम्बर कह सकते हैं, उसके वस्त में एक फवारा है और दाएं और बाएं जानिब दो कमरे हैं। इन दोनों कमरों के ऊपर एक एक कमरा और है। यूँ कहिए कि आरामगाह एक बड़े बरामदे और 5 कमरों पर मुश्तमिल थी। इसी दरवाजे से अगर आप बाहर देखें तो बाएं जानिब आपको पुराने ज़माने का एक वाटर टैंक या वाटर रिजर्वायर भी नज़र आता है जिसकी निशानियाँ अब भी बाकी हैं। इसी दरवाजे के पीछे ही आज की जीटी रोड वाक़ है जो आपको इस तरफ लाहौर शहर और इस तरफ वाघा बॉर्डर तक ले जाती है। बरामदे और जो सामने कमरा है जिसके बीच में फवारा है उसका फर्श एक ही डिज़ाइन पर मबनी है। अलबत्ता जहाँ कमरा बरामदे से अलग होता है उसके जो बीच का हिस्सा है वहाँ आपको एक ख़ास ज़िगज़ैग या शेवरन पैटर्न नज़र आता है। ये सफ़ेद संगमरमर, स्याह संगमरमर, रेड स्टोन और वेरीगेटेड या संगे बादल पर मबनी है और उसमें यह पैटर्न बनाया गया है जो तमाम जगह चलता है। इस डिवीजन के बाद हम इस कमरे में दाखिल होते हैं। इसके वस्त में एक फवारा बना हुआ है। ये बेसिकली एक मुरब्बा शक्ल है जिसके बाहर एक बॉर्डर चलता है और ये बॉर्डर भी वैसा ही है जैसे अभी मैंने आपको वहाँ बताया। इसके बीच में एक संगमरमर की डिश है और इसके ऐन वस्त में फवारे का वो हिस्सा है जहाँ से पानी बाहर आता था। और अगर आप गौर करें तो पानी के खारिज होने का सुराख भी इसके बीच में ही है। जो पानी बाहर आता वो इसी सुराख से खारिज होकर इस कमरे के नीचे जो नहर चलती है उसमें चला जाता। फर्श पर जो डिज़ाइन है ये पुराना काम नहीं है बल्कि रेस्टोर्ड वर्क है और दो अशकाल पर मबनी है। एक ये हस्तवाली शक्ल है और दूसरा ये मुरब्बा। तमाम फर्श संगमरमर का है जबकि लाइंस जो हैं वो ब्लैक मार्बल से डिफाइन की गई हैं। यही डिज़ाइन दरअसल जहाँ पहले भी था जिसको रिस्टोर किया गया, लेकिन एक ख़ास फ़र्क जो है यहाँ अगर आप देखें तो सफ़ेद संगमरमर और ब्लैक के दरमियान जो सेटिंग हुई है वो इतनी एक्यूरेट नहीं जितनी कि मुग़ल दौर में थी। और यहाँ हमें सफ़ेद सीमेंट नज़र आता है, जबकि मुग़लों के अगर कटाव को आप देखें और उनके से पत्थर लगाने के सिस्टम को देखें तो उनके जोड़ नज़र ही नहीं आते। यहाँ से आप उस टेक्नोलॉजी का मुआवजा कर सकते हैं जो मुग़लों के पास थी और जो आजकल है। इस कमरे के अगर आप जनूब की तरफ निकल जाएं तो आपको 7 सीढ़ियों की एक कतार नज़र आती है। यही कतार हमें अगले लेवल या अंगूरी बाग और अनायत बाग में ले जाती थी और ये इस चीज़ को भी इस्टेब्लिश करती है कि वो तख्ते इस तख्ते से भी ऊंचे थे। दीवारों पर सबसे पहले हमें ये डैडो वर्क नज़र आता है जो संगमरमर से बनाया गया है। ये डैडो वर्क रेक्टेंगुलर पैनल्स पर मबनी है और हर पैनल पे 3 लाइनों से बॉर्डर बनाया गया है। और बॉर्डर इस तरह है कि स्याह लाइन, जर्द लाइन और फिर स्याह लाइन से एक मुकम्मल लाइन बना दी गई है। यही लाइन यहाँ है और यही लाइन यहाँ है। ये तमाम का तमाम इनले काम है। ये काम हमें दौलत खाना खासो आम, शाही किला लाहौर, शीश महल, मकबरा जहांगीर और मोती मस्जिद की याद दिलाता है क्योंकि वहाँ भी जो डैडो वर्क है उसके पैनल्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। इस के ऊपर अगर आप आएँ तो आपको दीवार में इस किस्म के आलकोव्स बने नज़र आते हैं।
इन आल्कोव्स के ऊपर भी मल्टी फॉयल आर्चेस हैं और ये तकरीबन 8-9 इंच की डिप्रेशन है। इस किस्म के 2 आल्कोव्स इस जानब और 2 आल्कोव्स दरवाजे की उस जानब हैं और फिर 2 मज़ीद आल्कोव इसी साइड पर और पाए जाते हैं। इन आल्कोव्स के जो दरमियानी हिस्सा है वो एक रेक्टेंगुलर पैनल और एक मुरब्बा पैनल पर मबनी है। इन पैनल्स के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के वाजेस जो आप देख सकते हैं इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। ये यहाँ तक इसकी पहली मंजिल है, जबकि आप ऊपर जाएं थोड़ा तो आपको एक विंडो नज़र आएगी, ये दूसरी मंजिल की निशानदेही करती है। इनके ऊपर जो काम किया गया है वो मुग़ल दौर का नहीं है, बल्कि ये सिख दौर का काम है, जिसे वक्तन फ़वक्तन हुकूमत पाकिस्तान भी रिस्टोर करती रही है। अलबत्ता इसी किस्म का दरवाज़ा एक सिख दौर का अब भी जूं का तूं बाकी है जो मेरे सामने है। अब आइए इस कमरे के शुमाल और जनूबी सिमत की तरफ। मेरे ऊपर इस कमरे की जनूबी बड़ी सी आर्च वाक़ है, जबकि सामने की जानब इसी कमरे की शुमाली आर्च वाक़ है। ये दोनों आर्चेस एक ही किस्म की हैं और दोनों आर्चेस को एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में सेट कर दिया गया है। फ्रेम के गिरदा गिर्द वही रेक्टेंगुलर पैनल चलते हैं जिनमें वाजेस नज़र आते हैं। अब रेक्टेंगुलर फ्रेम के बीच में जो आर्च है उसके दाएं और बाएं कोने में ट्रायंगल्स या मुसल्लसें बच जाती हैं। उन मुसल्लसों में सनफ्लावर मोटिव्स या मेडालियंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये तमाम के तमाम मेडालियंस, आर्चेस और पैनल्स कभी सफ़ेद संगमरमर से बने थे। सिखों ने उस तमाम संगमरमर को यहाँ से उतार लिया, उसकी जगह ये नाकिस काम किया और फिर उसके ऊपर कली फिरवा दी। दरमियानी कमरे से अगर बड़ी आजमी से गुजर कर शुमाल की जानब आएँ तो ये बरामदा है। ये बरामदा इस तरह तरतीब दिया गया है कि शुमाल की जानब इसकी 3 आर्चेस हैं जिनके ऊपर मल्टीफॉल डेकोरेशन है। ये मल्टीफॉल डेकोरेशन दोनों जानब है, बीच में से आर्च बिल्कुल प्लेन है। एक आर्च मगरिब की जानब और एक आर्च मशरिक की जानब है और ये आर्चें भी इसी से मिलती जुलती हैं। दरमियानी कमरे का जिसका तारुफ मैं आपसे अभी करवा चुका हूँ, उसकी दोनों जानब यानी मशरिक और मगरिब की जानब 2-2 कमरे हैं। हर 2 कमरे 2 मंजिला हैं। कबल इसके कि हम उन कमरों के अंदर जाएं, आइए पहले इस बरामदे का अंदर से जायज़ा लेते हैं। बड़ी आर्च के दाएं और बाएं जानब आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है जिसके ऊपर डेकोरेटिव मोटिव्स हैं। ये उन्हीं 2 कमरों के दरवाजे हैं जो इस बड़े कमरे के दाएं और बाएं जानब वाक़ हैं। इन दरवाज़ों के ऊपर आप खिड़कियां भी देख सकते हैं जो ऊपर की मंजिल की निशानदेही करती हैं। जहाँ तक इस बरामदे की डेकोरेशन का ताल्लुक़ है, ये काफ़ी हद तक बड़े चैम्बर की डेकोरेशन से मिलती जुलती है, लेकिन 2 फ़र्क वाज़ेह हैं। एक फ़र्क तो ये है कि यहाँ आल्कोव्स दिए गए हैं, अंदर के कमरे में आल्कोव से ऊपर मल्टीफॉयल आर्चेस बनी थी, जबकि यहाँ एक बड़ी सी सेमी सर्कुलर आर्च हमें नज़र आती है। तमाम आल्कोव्स पर ऐसी ही आर्चेस हैं। दूसरा ये है कि इनके इर्द गिर्द जो रेक्टेंगुलर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैनल्स हैं, उनके अंदर बजाय वाजेस होने के यहाँ हमें 8 साइडेड स्टार्स या स्टेलेटेड डेकोरेशन नज़र आती है। ये स्टेलेटेड पैटर्न्स ऐसे हैं कि एक ही सितारे को काट कर उसको लंबा बना दिया गया है। ज़रा आप इसको करीब से देखें तो इसका आप सही मुताला कर सकेंगे। बरामदे की शुमाल की सिमत में 3 बड़ी आर्चेस हैं जो पेंटाफॉयल हैं, यानी हर आर्च के अंदर 5-5 फॉइल्स दिए गए हैं। ये तमाम आर्चेस 4 पिलर्स पर मबनी हैं। ये पिलर्स प्लान में रेक्टेंगुलर हैं। इन पिलर्स के अंदर की जानब तो इस किस्म के आल्कोव्स दिए गए हैं जिनके ऊपर सेमी सर्कुलर आर्चेस हैं। दाएं बाएं वही स्टेलेटेड डेकोरेशन है और ऊपर चलकर दोनों जानब आर्चेस आ जाते हैं। बीच के जो पिलर्स हैं वो रेक्टेंगुलर हैं, जबकि कॉर्नर के पिलर्स थोड़े से एल शेप्ड हैं। इन आर्चेस के ऊपर जो ट्रायंगल्स बनती हैं, क्योंकि ये आर्चेस रेक्टेंगुलर फ्रेम्स में सेट हैं, इनके दाएं और बाएं जानब जो स्पेंडल्स हैं उनमें मेडालियंस दिए गए हैं। इन मेडालियंस में जो अहम चीज़ है वो यहाँ के फूल हैं। एक जो नुमाया फ़र्क बरामदे के फूलों और कमरे के फूलों का है वो ये है कि कमरे में जो फूल बनाए गए हैं उनकी पत्तियाँ आगे से चौड़ी हैं, जबकि यहाँ जो पत्तियाँ बनाई गई हैं वो तमाम की तमाम नोकदार हैं। ये एक चीज़ बड़ी दिलचस्पी का बायस है। दाएं और बाएं जानिब जो 2 आर्चेस हैं
ان کے سامنے تو ایک 2 طویل فٹ پاتھ ہیں جو یہاں سے شروع ہو کر بارادری تک چلے جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ اس تختے کے جنوبی حصے سے شروع ہو کر شمالی حصے تک چلے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ درمیانی آرچ کو دیکھیں تو اس آرچ کے آگے آپ کو ایک جالی نظر آتی ہے۔ اس جالی کا ایک واضح مقصد یہ تھا کہ یہ ایک پروٹیکشن کا کام کرتی تھی۔ اصل جالی جو تھی وہ سفید سنگ مرمر کی تھی۔ یہ جالی تمام کے تمام 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے 4 منیچر پلرز نظر آتے ہیں۔ بیچ میں جو کارونگ کا کام ہے وہ ٹپیکل عربسک موٹیو پر مبنی ہے اور ایک ہی سٹیم کی بیل ہے جو مختلف سمت میں دوڑتی نظر آتی ہے۔ اس آرچ کے آگے کوئی فٹ پاتھ نہیں بلکہ یہ نہر ہے۔ یہ نہر اس عنایت باغ اور انگوری باغ سے ہوتی آتی اس آرام گاہ کے نیچے سے گزرتی اور پھر یہاں سے نمودار ہوتی۔ یہاں سے یہ چل کر اس بڑی آبشار تک چلی جاتی جو شالامار باغ کا ایک اہم حصہ ہے۔ وہ بڑی آبشار بارادری کے ساتھ واقع ہے۔ اسی آرام گاہ کے اگر آپ فساد کو دیکھیں تو یہ آپ کو بہت سے ورٹیکل اور ہارزونٹل پینل میں ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے۔ ہر پینل میں چھوٹی چھوٹی ڈیکوریشن پائی جاتی ہے، جبکہ اگر آپ این اوپر چلے جائیں تو آپ کو بریکٹس کی ایک طویل قطار نظر آئے گی۔ یہ تمام کی تمام بریکٹس ریڈ سینڈ سٹون سے بنائی گئی ہیں اور انہی کے اوپر وہ چھجا رسٹ کرتا تھا جو کسی وقت اس عمارت کی زینت تھا۔ بڑے کمرے کے دائیں اور بائیں جانب جو کمرے ہیں یہ ان میں سے مغربی سمت والا کمرہ ہے۔ اسی کے اوپر ایک کمرہ اور ہے، اسی طرح اس جانب بھی 2 کمرے ہیں۔ آئیے اس کمرے کا اندر چل کر جائزہ لیتے ہیں۔ کمرے کی دیواریں 2 سطحوں پر منحصر ہیں، ایک نیچے کی سطح اور ایک اوپر کی۔ نیچے کی سطح اور اوپر کی سطح کے درمیان ایک کارنس چلتی ہے۔ کارنس سے نیچے جو کچھ بھی تاریخی نشانات تھے وہ تمام کے تمام مٹ چکے ہیں۔ البتہ اوپر کی سمت میں ہمیں کالمز کے درمیان میں ملٹیپل آرچز اور پھر ہر 2 کالمز کے درمیان جو پینل بنتے ہیں ان پہ اسٹکو ورک نظر آتا ہے۔ ملٹیپل آرچز کے اوپر جا کر کمرہ گنبددار ہو جاتا ہے اور اندر کی جانب گھومتا نظر آتا ہے۔ اسی کے اوپر اس کمرے کا گنبد ریسٹ کرتا ہے۔ ان کالمز کو ٹیکنیکلی ہم سوڈو منیچر کالمز کہیں گے کیونکہ یہ کسی بوجھ کو نہیں سہارے بلکہ محض ڈیکوریشن کے لیے ہیں۔ ان کی بیس کے 3 حصے ہیں۔ ایک یہ بیس ہے جہاں پتے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، پھر ایک کالر ہے، پھر ایک یہاں یہ کلی بنا دی گئی ہے جس کی یہ پتیاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کلی میں سے اس کالم کی شیفٹ نکلتی ہے، یہ اس کی فلوٹس بنی ہوئی ہیں۔ یہ شیفٹ جو ہے اوپر سے ٹیپرنگ ہے، یعنی اوپر جا کر یہ چھوٹی ہو جاتی ہے اور پھر ایک اور انورٹڈ کلی نظر آ رہی ہے جو اس کی پتیاں نیچے کی جانب آ رہی ہیں۔ پھر ایک کالر ہے اور اوپر پھر پتیاں ہیں جس میں سے چھت کی مختلف ربز نکل کر مختلف سمت میں چلی جاتی ہیں۔ کبھی یہاں ان دونوں حصوں پہ اسٹکو ورک تھا جو عربسک اور فلورل موٹیو پر مبنی تھا، وہ اس حصے میں باقی نہیں رہا۔ ان کالمز کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو ایک تھوڑی سی پروجیکشن ہے، یہی پروجیکشن یہاں کارنس کو جنم دیتی ہے۔ کارنس کا جو کرو ہے اس پہ بھی ہمیں ایک بیل نظر آتی ہے جو پتے اور مختلف موٹیوز پر مبنی ہے۔ یہ سکھ دور کا کام ہے، لیکن اس کے تھوڑا نیچے آئیں تو آپ کو یہاں نہایت فائن ورک نظر آتا ہے جو اسٹکو میں کیا گیا ہے۔ یہ اوریجنل ورک ہے اور شاہ جہاں کے وقت سے ہی یہاں پایا جاتا ہے۔ یہ عربسک موٹیو پر مبنی ہے اور اس میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان میں سیمیٹریکل ڈیکوریشن خاص طور پر نظر آتی ہے، یعنی جو ایلیمنٹ اس طرف ہے وہی اس طرف ہے، جو یہاں ہے وہی یہاں۔ انگریزوں نے اپنے دور میں ایک ہائی وے قانون وضع کیا جس کی روح سے سڑک کے درمیان سے 220 فٹ کے فاصلے تک کسی بھی عمارت کی تعمیر ممنوع قرار دے دی گئی۔ لیکن افسوس کہ جب انہوں نے خود یہاں جی ٹی روڈ تعمیر کی جو لاہور کو امرتسر سے ملاتی تھی تو یہ سڑک فرا بخش اور انگوری باغ کے درمیان سے گزار دی۔ یوں فرا بخش کا تختہ عنایت بخش اور انگوری باغ سے الگ ہو گیا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تاریخی عمارتیں اس سلوک کی مستحق نہیں ہوتی اور جہاں تک بھی ممکن ہو انہیں سنبھالنا چاہیے۔ آج اگر اس تختے سے آپ باہر نکلیں تو جی ٹی روڈ آپ کو 7 ملک نظر آتی ہے اور اس پہ ٹریفک رواں دواں ہے۔